बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी है के कौन से पावर्स होते हैं और इनकी क्या अथॉरिटी होती है किसी भी सिविल सर्वेंट को इंक्वायर करने के लिए। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के रूल नंबर 9, 10 एंड 12 में बताई गई हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंक्वायरी ऑफिसर के पावर्स कौन से होते हैं या इंक्वायरी कमेटी के पावर्स कौन से होते हैं, सिविल सर्वेंट को इंक्वायर करने की कौन सी अथॉरिटी होती है। रूल नंबर 12 में पावर्स ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी बताए गए हैं। इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी के पास एक्सटेंसिव पावर्स होते हैं कि वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती हैं। अब अथॉरिटीज़ की तरफ से या तो एक इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है या एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की जाती है जो किसी भी सिविल सर्वेंट को इंक्वायर कर सकते हैं। इस रूल का सब रूल 1 कहता है पावर्स सिमिलर टू सिविल कोर्ट। अब नीचे वाले मैटर्स में एक इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को वो सारे पावर्स होते हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। यानी जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी होती है जिनको अपॉइंट किया गया है सिविल सर्वेंट को इंक्वायर करने के लिए, तो उस दौरान उस इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर के पास वो सारे पावर्स होते हैं जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंडर। वो कौन कौन से पावर्स हैं? सबसे पहले है समनिंग एंड एग्जामिनिंग विटनेसेस। जो इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी है वो उन सारे इंडिविजुअल्स को समन कर सकता है, उनकी अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकता है और उनको कसम दे के एग्जामिन कर सकता है। जो इंडिविजुअल्स इंक्वायरी ऑफिसर को लगता है कि इनको एग्जामिन करना ज़रूरी है। एक तो यह पावर हो गया कि वो सिविल सर्वेंट या किसी दूसरे इंडिविजुअल्स को कॉल कर सकता है कि अटेंडेंस को इन्फोर्स कर सकता है और उनको कसम दे के एग्जामिन कर सकता है। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस। अब इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर उन पर्सन्स को इन्फोर्स कर सकता है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और उनकी एविडेंस ले सकता है एफिडेविट पे, और उसको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये एविडेंस ज़रूरी है इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। थर्ड है एस्टेब्लिश कमीशन। अब इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी कमीशन को इशू कर सकते हैं तो विटनेसेस और जो डॉक्यूमेंट्स उनको मिले हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। यानी इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी ने कुछ इंडिविजुअल्स को बुलाया, उनको एग्जामिन किया, उनको कहा कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दे दो, एविडेंसेस दे दो। अब जो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस उनको मिले हैं वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस वो एक कमीशन को देंगे जो वो खुद एस्टेब्लिश करेंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जामिन करो, इन विटनेसेस को एग्जामिन करो कि ये क्या कहती हैं। अब सेकंड सब रूल कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इन रूल्स के अंडर जो प्रोसीडिंग्स होंगी उन प्रोसीडिंग्स को जुडिशियल माना जाएगा। इन प्रोसीडिंग्स को पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 193 और सेक्शन 228 प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 193 ऑफ पीपीसी क्या कहता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल फॉल्स एविडेंस देता है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसी तरह सेक्शन 228 ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड कहता है कि इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई भी किसी भी पब्लिक सर्वेंट की इंसल्ट करता है या उनको इंटरप्ट करता है उनको पनिशमेंट दी जाएगी। अब वो पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी हो सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो सकता है, जज हो सकता है। इनकी अगर कोई इंसल्ट करता है तो उन लोगों को सेक्शन 228 ऑफ पीपीसी के अंडर पनिशमेंट दी जाएगी। अब है इंक्वायरी अगेंस्ट सिविल सर्वेंट। अब रूल नंबर 9 कहता है कि जहां पर इंक्वायरी जरूरी है किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ, एक अथॉरिटी को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, वो प्रोसीजर हमें रूल नंबर 9 बताता है। सबसे पहले है कि ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी। अब अगर एक अथॉरिटी डिसाइड करती है कि उनको इंक्वायरी करनी चाहिए तो उस अथॉरिटी को एक रिटन ऑर्डर पास करना चाहिए। अब उस रिटन ऑर्डर में वो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले है अपॉइंटमेंट। वो लिखेंगे कि फिलहाल इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी को अपॉइंट किया जाए। वो इंक्वायरी ऑफिसर या उस इंक्वायरी कमेटी का जो हेड है, कन्वेनर है, वो उस अक्यूज्ड से सीनियर होना चाहिए। यानी जिस सिविल सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है अगर वो सिविल सर्वेंट 17 ग्रेड में है तो जो बंदा जो इंक्वायरी ऑफिसर उसके खिलाफ इंक्वायरी करेगा वो कम से कम 18 ग्रेड में होना चाहिए। अगर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है तो उस इंक्वायरी कमेटी का जो हेड है, जो कन्वेनर है, वो 18 ग्रेड में होना चाहिए, उस अक्यूज्ड से सीनियर होना चाहिए। उस रिटन ऑर्डर में और क्या चीज़ होगी? ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स। जिसके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है उस पे कौन सी चार्जेस हैं उनको क्लियरली स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये चार्जेस हैं। अपॉर्चनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती हैं। तो ये रिटन ऑर्डर लिखने के बाद उसको कम्युनिकेट किया जाएगा अक्यूज्ड के पास कि आप पे ये एलिगेशंस हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी। सी है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। जिस डिपार्टमेंट में उस सिविल सर्वेंट ने वायलेशन की है तो उस डिपार्टमेंट का वकील भी अपॉइंट किया जाएगा
और डी में कहता है अक्यूज्ड रिटन डिफेंस। अक्यूज्ड को ये डायरेक्शंस दी जाएंगी कि आप पे जो भी एलिगेशंस लगी हैं, जो भी हमने चार्जेस मेंशन की हैं, आप उन चार्जेस पे अगर डिफेंस देना चाहते हैं तो रिटन में डिफेंस इंक्वायरी ऑफिसर को भेजें या फिर इंक्वायरी कमेटी के कन्वीनर को भेजें। तो उस अक्यूज्ड के पास रिटन डिफेंस देने के लिए जो रीजनेबल टाइम है वो 10 से 14 दिन का होता है। यानी जब उस सिविल सर्वेंट को रिसिप्ट ऑफ चार्जेस भेजी जाती है, एक आर्डर भेजा जाता है कि आप पे ये एलिगेशंस हैं, जैसे ही उसको मिलता है उस डेट से लेकर 10 से 14 दिन के अंदर अंदर उसको रिटन डिफेंस देना होगा। और अगर इस पीरियड को कोई अथॉरिटी एक्सटेंड करती है, आप 20 दिन के अंदर रिटन डिफेंस दें, उस एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर उसको ये डिफेंस सबमिट करना होगा। अब ये तो था प्रोसीजर, तो एक अथॉरिटी को फॉलो करना होता है। एक अथॉरिटी के रिटन ऑर्डर पास करेगी, उस रिटन ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी, तो ये मौजूद होगा कि इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी को अपॉइंट किया जाए। सेकंड ये होगा कि जिस सिविल सर्वेंट के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है उस पर कौन सी चार्जेस हैं। थर्ड ये होगा जिस डिपार्टमेंट में उस सिविल सर्वेंट ने वायलेशन की है, डिपार्टमेंट का एक वकील भी अपॉइंट किया जाए। फोर्थ ये होगा कि उस अक्यूज्ड उस सिविल सर्वेंट को ये डायरेक्शन दी जाएगी कि वो अपने डिफेंस में कि रिटन डिफेंस सबमिट करवाए। अब हम देखते हैं रूल नंबर 10, एक इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। वो प्रोसीजर रूल नंबर 10 में बताया गया है। सबसे पहले है इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी। जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी है वो वेट करेगा कि अक्यूज्ड कौन सी रिप्लाई देता है। ऊपर मैंने आपको बताया कि अक्यूज्ड को अपने डिफेंस में कुछ लिखना होगा, अथॉरिटीज को भेजना होगा। जैसे ही उनको रिप्लाई मिलती है उस रिप्लाई के बेस पे वो इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे और वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर 10 से 14 दिन के अंदर या एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर कोई रिप्लाई नहीं देता, इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट कर देगी। जो इंक्वायरी ऑफिसर इंक्वायरी कमेटी है वो उन चार्जेस को इंक्वायर करेंगे जो चार्जेस उन पे लगाई गई हैं, उसके खिलाफ जो भी उनको ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिली है उसको एग्जामिन करेंगे और साथ ही साथ वो विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन को भी अलो करेंगे। एक विटनेस से एक दफ़ा पूछा गया था कुछ, बाद में वो चला गया, बाद में अगर एक वकील को लगता है कि इसको दोबारा एग्जामिन करना होगा तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर सकता है। सेकंड है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स। अब अगर जो सिविल सर्वेंट अक्यूज्ड है वो कोई रिस्पांस नहीं देता, उसकी एब्सेंस में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। रूल तो यही कहता है कि सिविल सर्वेंट मौजूद होना चाहिए। अगर वो जानबूझ के अटेंड नहीं करता, उसकी गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। थर्ड है नो एडजर्नमेंट। प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो डे टू डे बेसिस पे चलेंगी, कोई भी एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी एक्सेप्ट इन द केसेस फॉर रिकॉर्डेड रीजंस। अगर वो सिविल सर्वेंट कोई भी रीजन देता है, उसका वकील कोई रीजन देता है, तो उस रीजन को मद्देनजर रखते हुए उसको 7 दिन तक मुलतवी किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। फोर्थ है विटनेस स्टेटमेंट। अब विटनेसेस के जो बयानात हैं वो अक्यूज्ड और डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी मौजूदगी में ली जाएगी। फिफ्थ है ऑब्स्टेकल्स इन प्रोसीडिंग्स। अब जो सिविल सर्वेंट अक्यूज्ड है अगर वो प्रोसीडिंग्स में कोई हिंड्रेंसेस इंटरप्शंस क्रिएट करता है तो उस सिविल सर्वेंट को वार्निंग इशू की जाएगी और इन ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंसेस के बावजूद इंक्वायरी कंटिन्यू रहेगी। सिक्स्थ है मेडिकल एब्सेंस। अब अगर अक्यूज्ड अपने आप को मेडिकल ग्राउंड्स के बेस पे एब्सेंट करता है, कहता है कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आ सकता, उसकी ये जो लीव है किसी ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर की तरफ से अप्रूव होनी चाहिए। ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ये साइन करे कि हाँ ये वाकई ही बीमार है। सेवंथ है कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी को 60 दिन के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है। इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद उस इंक्वायरी ऑफिसर या कमेटी को ये रिपोर्ट 7 दिन के अंदर सबमिट करनी होती है। इस रिपोर्ट में वो चार्जेस वगैरह मौजूद होंगी जो इस पे लगाई गई थी, वो झूठ हैं या सच हैं, प्रूव हुई या नहीं हुई। ये रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए या जो फाइंडिंग्स वगैरह उनको मिली वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मौजूद होती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो एंड डू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस एज वेल। अगर आपको लाभ सिविल सर्विसेज के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।